जी, तो नेक्स्ट एपिसोड के साथ मैं हाज़िर हूँ। आज हम लोग तो यहाँ पर मौसम बहुत इंजॉय कर रहे हैं। हमारी सिटी में सुबह से बूंदाबांदी हो रही है। सर्दी की आमद आमद है, ठंडी ठंडी हवा ने मौसम खुशगवार कर दिया है। आपके यहाँ वेदर कैसा है? ज़रूर शेयर करें। ये तब्दीली अच्छी लग रही है। ये सब अल्लाह ताला की रहमतें हैं जो उसने अपने बंदों के लिए पैदा फरमाई हैं, लेकिन इस सब में अपनी खुशियों में उन लोगों को ज़रूर याद रखिएगा और उन्हें ना भूलिएगा जिनके लिए ये मौसम तकलीफ़ दह साबित हो रहा है। अल्लाह पाक से दुआ है कि वो हम सबको आसानियाँ बांटने वाला बना दे। इसी दुआ के साथ बढ़ते हैं आज की एपिसोड की जानिब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करना भी ना भूलिएगा। शुक्रिया। तंज कर रहे हो मुझ पर? वेट पूछो मोहतरमा का। 65 किलो। वेट का तुम्हें कैसे पता चला? फिरोज भाई ने हैरानी से पूछा। पैसे खर्च करके। मैं समझा नहीं। फिरोज ने बगौर अयास को देखते हुए पूछा। यार वेटिंग मशीन ला कर दी है। अयास ने जला कर कहा। अच्छा ज्यादा बकबक ना करो, अब बाहर चलो। फराज भाई और परवेज गाड़ी में बैठे तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। वो तुम्हें छोड़ने लाहौर स्टेशन तक जाएंगे। मगर अयास उसकी तरफ मुतवज्जो ही कब था? वो तो मुझसे कह रहा था, सुनो दूध पीना बंद कर दो, कॉफी अगर अच्छी नहीं लगती तो चाय पीना शुरू कर दो। इस तरह भूख भी कम लगेगी और नींद भी कम आएगी। जब ये दोनों चीजें छूट जाएंगी तो तुम्हारा दिल खुद ब खुद पढ़ाई में लगेगा। लेकिन मुझे चाय बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, फिर अम्मा भी पीने से मना करती हैं। मैंने मुंह बनाकर कहा तो अयास ने घूर कर मुझे देखा और मैंने लापरवाही से कहा, और फिर एक दो बार मैंने चाय पीकर भी देखी है। चाय पीने के बाद मुझे ज्यादा नींद। क्या? चाय पीने के बाद भी तुम्हें नींद आती है? अयास मेरी बात काट कर बोला। फिर फिरोज से कहा, सुनो तुमने इसकी हर बात निराली है। खुदा की शान, चाय पीकर भी नींद आती है? अरे नींद तो इस सवा मन अनाज की वजह से आती है जो तुम चाय पीने से पहले ठोंसती हो। अयास ये क्या लड़कियों जैसी बातें कर रहे हो? चलो अब, फिरोज भाई ने सख्त लहजे में कहा। चलो। अयास ने बैग कांधे पर डाल लिया और आखिरी नजर मुझ पर डालते हुए बोला, मैंने जो कुछ कहा है इसको याद रखना और इस पर अमल भी करना, कहकर बाहर निकल गया। अम्मा पहले से दरवाजे के सामने खड़ी गाड़ी में बैठे फराज और परवेज भाई से बातें कर रही थी। वो अम्मा को सलाम करके गाड़ी में बैठ गया, जबकि मेरी मोहब्बत उसकी नफरत भरी बातें सुनने के बावजूद बड़ी थी, कम नहीं हुई थी। वो जितने दिन भी रहा था, एक दिन भी उसने मेरे साथ सीधे मुंह से बात न की थी, जबकि जब वो आया था तो मुझसे बड़ी मोहब्बत के साथ मिला था। वो तो चला गया था, मगर मैंने उसकी बातों पर अमल करने की कोशिश की। लेकिन अब तो भाईजान की शादी थी, जिसकी वजह से स्कूल से लंबी छुट्टियां ले ली थी। बेशक मैं छोटी थी, मगर थी तो घर की बड़ी बेटी और अकलौती भी, इसलिए अम्मा हर जगह मुझे साथ साथ रखती थी, हर बात मुझसे पूछकर करती थी। रोज शादी की शॉपिंग के लिए कभी कसूर और ज्यादातर लाहौर के चक्कर लगते। चची भी हमारे साथ जाती थी, बल्कि हम चची के साथ जाते थे क्योंकि हमारी गाड़ी नहीं थी, जबकि चची के पास एक गाड़ी थी। शॉपिंग करवाने के लिए कभी परवेज भाई हमें ले जाते, कभी फिरोज भाई। ऐसे में अनारकली जाते ही शॉपिंग बाद में मैं करती थी। पहले बानो बाजार से फ्रूट चाट खाती, फिर कुछ खरीदारी होती। परवेज भाई तो सिर्फ चाट ही खिलाते थे, जबकि अगर फिरोज भाई साथ होते तो फिर मैं घर से नाश्ता किए बगैर ही आती। वो बानो बाजार से फ्रूट चाट खिलाते, माल रोड के बेहतरीन कीमा बरे समोसे और इछड़ा मोड़ की बेहतरीन तली हुई मछली और भाटी गेट से पान। गर्स वो लाहौर की हर मशहूर चीज मुझे खिलाना अपना फर्ज समझते थे, और मैं अयास की नसीहत बिल्कुल भुला चुकी थी। जाते हुए वो वेट मशीन मेरे कमरे के कोने में रख गया था और कहा था, इसको यहाँ से मत उठाना,
रोज वेट किया करना ताकि पता चलता रहे। मगर मुझे उसकी ये बातें कहाँ याद थीं। वो धमकी देने की बजाय अगर प्यार से समझाता तो शायद मुझ पर कुछ असर हो ही जाता। मगर अब ना तो आजकल पढ़ाई हो रही थी और ना ही वजन कम हो रहा था। मैं जब भी अपने कमरे में जाती, चाहे दिन में 10 मर्तबा, हर बार मशीन पर खड़ी होती और ये देखकर जान जल जाती कि वजन कम होने की बजाय और भी बढ़ रहा था। और ये सब बार बार लाहौर के चक्कर लगाने की वजह से हो रहा था। और तंग आकर मैंने सोचा, अब अगर कोशिश करने के बावजूद कम नहीं होता तो मैं क्या करूं। बाकी रही अयाज की दोबारा सोचने की बात, तो अम्मा 5 भाइयों की लाडली बहन है। अयाज बाप के सामने इनकार करने की दोबारा जुर्रत कर ही नहीं सकता, और कर भी ले तो मामू उसकी बात हरगिज नहीं मानेंगे। ये सोचकर मैं मुतमिन थी कि चाहे कुछ भी हो जाए, वो सिर्फ मेरा ही रहेगा। शादी की तारीख 2 माह बाद की रखी गई थी। गांव में इतनी ही लंबी लंबी रखी जाती थी, मगर ये 2 माह यूं गुजरे कि पता ही ना चला। और जब एक दिन अम्मा ने अब्बा से कहा, शादी में सिर्फ 15 दिन बाकी हैं, सोचती हूँ अब भाइयों को भी जाकर एक बार खुद कह आऊं, बाकी रुके तो नाई जाकर दे आएगा। आप क्या कहते हैं? कहना क्या है, जब दिल चाहे चली जाना, अब्बा ने हुक्का पीते हुए कहा। अम्मा मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगी, मैंने जल्दी से कहा। अयाज मुझसे नाराज था, मगर मेरे दिल में अब उसकी मोहब्बत थी। अरे तू चली गई तो घर में कौन रहेगा? बड़ा पूरा शादी वाला घर है, अगर खुदा ना खास्ता कोई चोर। कुछ नहीं होता अम्मा, चची को एक दिन इधर छोड़ जाते हैं, मैंने मशवरा दिया। ना आयशा, उनके अपने घर में भी तो शादी है, वहां 3 भाभियां भी तो हैं, मैंने तंग आकर कहा। अरे समझा कर, मैं सिर्फ एक दिन के लिए तो जा रही हूँ, तू कहाँ खज्जल खार होती फिरेगी मेरे साथ। अम्मा ने मुझे समझाने की कोशिश की। अम्मा कुछ भी हो, मैं तो जरूर जाऊंगी, मैंने मुंह बसोरते हुए कहा। ठीक है चली जाना, अब्बा ने मेरे सर पर हाथ रखते हुए कहा। फिर अम्मा से बोले, ले जाना, कभी गई भी तो नहीं मेरी दी वहां। अम्मा बादल नखास्ता मान गई और बहुत सुबह ही सुबह फिरोज भाई लाहौर लाड़ी अड्डे छोड़ आई हम सबको। अगरचे वो तो कहते थे वो गांव तक साथ जाएंगे, मगर अम्मा ने इनकार कर दिया था कि यहाँ पहले ही बहुत काम है। फिरोज अम्मा की बात मान गए, हमें 2 टिकट दिलाकर लारी में बिठाया और खुद वापस चले गए। दोपहर डले हम अम्मा के गांव के छोटे से स्टॉप पर खड़े थे। वहां से अम्मा ने तांगा करवाया जो उनके अपने ही गांव का था। फिर वो तांगे वाले से गांव का हाल अहवाल पूछने लगी और तांगा बान भी किसी टेप रिकॉर्डर की तरह शुरू हो गया। और मैं बेजारी से आसपास फैले नज़ारों को देखने लगी कि इस कदर तवील सफर मैंने पहली बार किया था और शदीद थकन हो रही थी। हम तांगे में बैठे घर जा रहे थे कि रास्ते में अयाज जमीनों पर ट्रैक्टर चलाता हुआ नजर आया। उसके साथ एक और उसी की उम्र का लड़का था। उसने भी हमें देखा और ट्रैक्टर छोड़कर हमारी तरफ आया। मैंने जल्दी से तांगे वाले को रुकने का इशारा किया। इतने में अयाज भागता हुआ हमारे करीब आया और आते ही अम्मा को सलाम किया। जवाब में अम्मा ने लंबी दुआएं दी तो वो मेरी तरफ मुतवज्जो हुआ। मैंने बड़ी सी चादर ओढ़ रखी थी, इसलिए वो मेरे मोटापे का अंदाजा न कर सका। मुस्कुराकर मुझे देखा और कहा, तुम कैसी हो आयशा? उसके लहजे में बेहद नरमी थी। अच्छी हूँ, उसकी तवज्जो पाकर खिली पड़ रही थी। इतने में वो दूसरा लड़का भी करीब चला आया। अयास ने उसके करीब आते ही कहा, कदीर ये मेरी फूफी हैं, इनको तो तुम जानते हो, और ये आयशा मेरी कजन, क्या समझे? अच्छा, उसने पहले अम्मा फिर मुझे सलाम किया और मुस्कुराने लगा। वो बहुत नरम चेहरा। उसके मुस्कुराने पर मैंने सोचा, हो सकता है अयाज ने इसको मेरे बारे में बता दिया हो। हाँ, यही बात हो सकती है, जब भी तो वो मुझे देखकर शरारत से मुस्कुरा रहा है। अचानक अयाज उसे कुछ कहते हुए तांगे वाले के साथ आगे बैठ गया। वो हमारे साथ ही अब घर जा रहा था और साथ ही साथ अम्मा से बातें भी करता जा रहा था। इसके बाद उसने मुझे एक बार भी मुखातब न किया था, मगर मैं खुश थी कि उसने बुरा भी तान था और ना ही डांटा था। वो अम्मा से परवेज भाई की शादी का ही पूछ रहा था और अम्मा हर बात का तफसीली और लंबा जवाब दे रही थी।
इतने में घर भी आ गया और हम अंदर चले गए। अम्मा के घर पहुंचते ही गोया हंगामा सा मच गया कि दूसरे 2 मामू भी अपने अपने घराने के साथ आए हुए थे। वो सब अम्मा से ज्यादा मुझे उनके साथ देखकर खुश हुए थे जो पहली बार उनके यहाँ आई थी। सबसे ज्यादा खुश मेरी नंदे थी। मुझे देखते ही मुसरत और नुदरत इशारे करके मुस्कुराने लगी, मगर मैंने कुछ तवज्जो न दी कि सब ही मौजूद थे। फिर सब बड़े से लॉन में बैठ गए। अम्मा उनको शादी की तैयारियों के बारे में बता रही थी, जबकि एयास हमें छोड़कर दोबारा जमीनों पर चला गया था। रात का खाना सब ने मिलकर खाया था, जबकि हमारे यहाँ पहले मर्दों को खिलाया जाता था, बाद में औरतें और बच्चे खाते थे, मगर यहाँ सब औरतों, मर्दों और बच्चों ने इकट्ठे खाना खाया था। खाने से फारग होते ही अम्मा फिर भाइयों के पास बैठ गई और सोने का कहकर अपनी नंद मुसरत के कमरे में आ गई कि खाना खाते ही मुझे नींद आने लगती थी। मुसरत ने मेरे लिए बिस्तर लगा लिया और मैं लेट गई। वैसे भी सफर से थकी हुई थी, क्योंकि ये तवील सफर मैंने पहली बार एयास के लिए किया था। हालांकि वो मुझसे नाराज होकर आया था, बल्कि डांट कर और धमकी देकर, मगर मैं फिर भी उसे एक नजर देखने के लिए चली आई थी। अभी मैं गुनूदगी में ही थी जब एयास की खनकदार आवाज आई। क्या हो रहा है बई? ओ, फिर वही सोने का काम, उठो। कहते हुए एयास ने मेरे ऊपर से लहाफ खींच लिया। क्या करते हो, देखते नहीं कितनी सर्दी है? मैं नींद से बंद होती हुई आंखों को पूरा खोलते हुए बोली और फिर उसकी तरफ देखा। वो चारपाई के करीब खड़ा बड़ी गहरी नजरों से मुझे देख रहा था, बल्कि मेरा मुआयना कर रहा था। मुझे आंखें खोलते देखकर बोला, अरे अगर गलती से आ ही गई हो तो उठो, बातें करें। क्या बातें करूं? मैंने सुस्ती से कहा। मुझे मालूम था वो कैसी बातें करेगा। पढ़ाई कैसी जा रही है? टेस्ट कैसे हुए हैं? ये तो बता दो कम से कम। वो मुझे देखते हुए पूछ रहा था। जब से शादी की तारीख तय हुई है तब से अम्मा ने स्कूल से छुट्टियां करवा रखी हैं। मैंने खुद को बचाते हुए सारा इल्जाम अम्मा पर रखने की कोशिश की। क्या? यानी कि 1.5 माह से तुम स्कूल ही नहीं गई और घर में भी नहीं पढ़ा होगा, है ना? घर कहाँ होती हूँ, सारा दिन तो लाहौर और कसूर के बाजारों में गुजर जाता है। शादी की खरीदारी में तुमने इतनी जल्दी से दिन रखवा दिए थे। काम वाम सारा मुझे और अम्मा को ही करना था। मैंने खुद को कामी जाहिर करने की कोशिश की। वजन कितना है? गोया वो मेरी बात मान गया था और अब दूसरी तरफ आ गया था। मैंने कभी किया ही नहीं। मैंने साफ झूठ बोला। अगरचे करती मैं रोज दिन में 10 बार थी, मगर कुछ फर्क पड़ा होता तो सच बोलती। उठो अब करो, उसने जरा सख्त लहजे में कहा। अब? मैंने हैरान होकर उसकी तरफ देखा। अब कैसे करूं? मशीन साथ तो नहीं लाई यहाँ? मशीन है यहाँ, उठो। उसने मेरा हाथ पकड़कर एक झटके से उठाया और मुसरत की अलमारी से मशीन निकाल लाया और मजबूरन मुझे मशीन पर खड़ा होना पड़ा। मेरे खड़े होने पर एयास ने झुककर नंबर देखे, फिर सर थामते हुए बोला, उफ खुदाया, 70 किलो। मैं चुपचाप मशीन से उतरकर अपने बिस्तर की तरफ बढ़ी तो एयास ने मेरा हाथ पकड़कर तलख लहजे में कहा, पहली बार ऐसा देखा है कि मशीन की मौजूदगी में वजन कम होने की बजाय बड़ा हो। आखिर तुम करती क्या हो? मैं चुप रही। वो कुछ देर मुझे देखता रहा, फिर बोला, बेकार, अब नामुमकिन है, और बाहर निकल गया। मैं फिर बिस्तर पर लेट गई। कुछ देर उसकी बातों पर गौर करके मुझे रोना आया, फिर खाने और थकन की वजह से जल्द ही सो गई। सुबह मेरी आंख मुसरत के उठाने पर खुली थी। अम्मा नाश्ते के बाद ही जाना चाहती थी, लेकिन मामू ने कहा, अब आ ही गई हो तो एक दिन मजीद रुक जाओ, और अम्मा मान गई। नाश्ते से फारग होते ही मुसरत मुझे अपनी सहेली के घर ले गई। वहां से वापस आए तो सब खाना खा रहे थे, मगर एयाज उन सब में नहीं था। कल रात के बाद वो मुझे नजर नहीं आया था। सुबह नाश्ते पर भी वो मौजूद नहीं था। मैं हैरान थी, वो आखिर गया कहाँ? जैसे तैसे मैंने खाना खाया, फिर मुसरत से पूछा, क्या बात है, तुम्हारा भाई नजर नहीं आ रहा? वो रात पानी की बारी हमारी थी ना, इसलिए वो रात पर बाहर आदमियों के खेतों पर रहे और सुबह आते ही सो गए और अभी तक सो रहे हैं, मुसरत ने बताया। अच्छा चलो, अब मैं भी खेत वगैरह देखने चलूंगी।
क्यों, पहले कभी नहीं देखे? मुसरत ने हंस कर पूछा। नहीं, और हाँ, फार्म देखने भी जाऊंगी। मैंने कहा। तो हम सब मिलकर, जिनमें मेरी नंदे मुसरत और नुदरत और दोनों दूसरे मामू की बेटियां नीली, फरजाना और रिजवाना शामिल थी, बाहर निकल आईं। जब हम सब कजन्स डेरे पहुंची तो वहां चंद दूसरे आदमियों के साथ कदीर भी बैठा था। हमें देखकर फौरन खड़ा हो गया, जबकि दूसरे आदमी उस कच्चे कमरे में चले गए जिसके बाहर चारा काटने वाला टोका लगा हुआ था। अब हमारे सामने वहां सिर्फ कदीर खड़ा था, या फिर 2-3 बड़े बड़े स्याह कुत्ते जो एक तरफ बैठे थे और शायद हमें देखकर डिस्टर्ब हो गए थे और अब भौंकने की तैयारी कर रहे थे। अयाज नहीं आया, वो मुसरत से पूछ रहा था। तब मैंने पहली बार गौर से उसको देखा। साफ रंग, तीखे नक्श, लंबा कद, मगर चेहरे पर गहरी संजीदगी और आंखों में हल्की सी उदासी थी। मेरा जी चाहा उसे देखते ही रहूं। भाईजान तो सो रहे थे, इसलिए हम अकेली चली आई, मुसरत कह रही थी, जबकि मैं टुक टुक उसको देखे जा रही थी। अभी तक सो रहा है? कदीर हैरान होकर पूछ रहा था। असल में रात पानी की बारी हमारी थी, सारी रात वो जागते रहे और सुबह घर जाते ही सो गए, मुसरत ने आपकी जरा तफसील से बताया। सारी रात मैं भी उसी के साथ रहा हूँ। खैर, अब आप बताएं आपकी क्या खिदमत की जाए? वो खास कर मुझे देखते हुए बोला और साथ ही किसी को गनी कहकर पुकारा। सिर्फ सैर करवा दें, मैंने शर्मा कर कहा। सैर कैसी? मूंजी के बाद खेत खाली हैं और गंदम की बुवाई की जा रही है। जिनकी बुवाई वक्त पर हो गई थी वो तो आज कल पानी लगा रहे हैं, जैसे कि अयाज वगैरह, और बाज ऐसे भी हैं जिनकी मूंजी देर से लगी, देर से पकी, वो भी फारिग हो रहे हैं। कदीर मेरी मालूमात में इजाफा करते हुए बोला। उनकी गंदम भी देर से लगेगी। मैंने अपनी तरफ से अपनी अक्लमंदी का रोब झाड़ा। ये तो जाहिरी बात है। अब यहीं देखें, अयाज ने पहला पानी जो ठीक 40 दिन बाद लगाया जाना था लगा दिया है। असल में वक्त पर फसल की बुआई हो तो पैदावार में इजाफा भी होता है और परेशानी भी नहीं होती। फिर लोग देर क्यों करते हैं? मैंने कहा। बाकी सब इधर उधर फिरने में मसरूफ हो गई थी और वो तीनों कुत्ते भी न जाने किधर चले गए थे, जबकि कदीर पूरी तरह मेरी तरफ मुतवज्जो था। लोग खुद कहाँ देर करते हैं, कभी बीज वक्त पर नहीं मिलता और कभी पानी। खासकर पानी से मसला ज्यादा बिगड़ जाता है। पानी लेट मिलेगा तो बुवाई भी लेट होगी और पैदावार भी कम होगी और परेशानी अलग। वो आहिस्ता आहिस्ता यूं बोला गोया मैं उसका इंटरव्यू कर रही हूँ। आप खुद क्या करते हैं? मैंने पूछ ही लिया कि वो कल भी हमें मिला था यहीं पर और आज भी। वो मुस्कुरा दिया, उदास मुस्कुराहट। यहाँ अपने खेतों पर होता हूँ। पढ़ाई मुकम्मल कर ली आपने? न जाने कैसे मेरे मुंह से ये जुमला निकल गया था। हालांकि मैं इस बात को कभी पसंद न करती थी कि कोई मुझसे पढ़ाई के बारे में पूछे। मैट्रिक के बाद तालीम को खैर बात कह दिया। शौक नहीं था? मैंने महज बात जारी रखने की खातिर पूछा। शौक तो बहुत था, मगर अब्बा कहते थे अब मुझे जमीनों पर काम करना चाहिए, तो आप कह देते आप पढ़ना चाहते हैं। कहा तो था, मगर अम्मा ने कहा इतना ही बहुत है जो पढ़ लिया, और असल वो तो मुझे शुरू से ही नहीं पढ़ाना चाहते थे। मगर अब्बा समझते थे खत वगैरह लिखने, पढ़ने और हिसाब किताब करने के लिए मुझे मैट्रिक जरूर करना चाहिए, जबकि मैं अयाज की तरह आर्मी में जाना चाहता था। मगर अम्मा को ये बात पसंद ना थी। उसके लहजे में दुख था। ये अम्मा भी बड़ी अजीब होती हैं, जो काम औलाद चाहे उसे पसंद ही नहीं करती। अब मुझे देखे मैं पढ़ना नहीं चाहती, मगर अम्मा कहती है मुझे मैट्रिक जरूर करना है। क्या हम खुद नहीं समझ सकते कि हमें क्या करना है? मैंने जरा गुस्से से कहा कि पढ़ाई के नाम पर मुझे हमेशा खुद ब खुद गुस्सा आ जाता था। और आपको पढ़ना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है ना? वो मुस्कुरा कर कह रहा था। हाँ, मैंने इस बात में सर हिलाया। कोई जरूरी तो नहीं कि हर बंदा पढ़े। बुरी बात है, पढ़ाई तो बहुत अच्छी चीज है, वो मुझे समझाते हुए बोला। तो फिर आप खुद क्यों नहीं पढ़ते? बताया तो है अम्मा पसंद नहीं करती। वैसे इस साल मैंने छुपकर एफए की प्राइवेट तैयारी की और इम्तिहान दिया। अब देखे क्या रिजल्ट निकलता है। अल्लाह करे आप पास हो जाएं। वो तो हो ही जाऊंगा, उसने पूरे एतमाद लहजे में कहा। इतने में एक आदमी जिसे कदीर ने गनी कहा था बहुत सारी छलियां बुट्टे बुन कर ले आया, और लड़कियां जो हमारी बातों से बोर होकर इधर उधर फिर रही थी सब एक जगह जमा होकर खाने लगी, और मैं खाने के साथ साथ ऊपर देखने लगी। खुली जगह पर आसमान कितना प्यारा लगता है। नीचे जमीन पर सरसब्ज शदाब खेत और ऊपर नीले आसमान की छत, जो खुली जगह होने की वजह से यूं लग रहा था जैसे जमीन पर झुक आया हो। चारों तरफ झुका आसमान बहुत खूबसूरत लग रहा था।
میں نے یہ منظر پہلی بار دیکھا تھا۔ گو کہ ہم بھی گاؤں میں رہتے تھے، مگر ادھر کھیت کم اور باغات زیادہ تھے، اور یہاں تا حد نظر صرف زمین تھی اور اس پر جھکا صاف شفاف آسمان۔ میں اس خوبصورت منظر میں گم تھی جو کہ مجھے بہت اچھا لگ رہا تھا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ ایاز کی آواز سن کر میں چونک کر مڑی تو وہ تر و تازہ کھڑا ہم سب کو گھور رہا تھا۔ بھائی جان، یہ عائشہ اپنا ڈیرا دیکھنا چاہتی تھی، مسرت نے جلدی سے بتایا۔ یہ دیکھ رہی ہے یا کھا رہی ہے؟ ایاز طنزیہ نظروں سے مجھے دیکھنے لگا تو قدیر نے فوراً کہا، یار کھانے کو یہاں رکھا ہی کیا ہے؟ وہ تو میں نے سوچا کچھ اور نہیں تو یہی صحیح کہ ڈیرے پر آج کل گنے اور چھلیاں ہی تو 2 چیزیں ہوتی ہیں نا، ان کے لیے یہی ٹھیک ہے، چلو اب سب گھر جاؤ، وہ حکم دینے والے لہجے میں بولا۔ بھائی جان، یہ عائشہ فارم بھی دیکھنا چاہتی ہے، مسرت نے کہا۔ کوئی ضرورت نہیں، اب گھر جاؤ، فارم دیکھنے سے کیا ہوگا؟ اور میرے فارم دیکھنے سے تمہارا کیا نقصان ہو جائے گا؟ مجھے غصہ آ گیا۔ نقصان نہیں تو فائدہ ہی بتا دو، ویسے بھی فارم یہاں سے بہت دور ہے اور گاڑی گھر ہے، یہاں کیا گھوڑے پر بیٹھ کر چلو گی میرے ساتھ؟ یار میری موٹر سائیکل ہے، قدیر نے جلدی سے کہا۔ موٹر سائیکل پر یہ محترمہ بیٹھیں گی؟ وزن جانتے ہو ان کا؟ ایاز نے ہاتھ سے میری طرف اشارہ کرتے ہوئے قدیر سے کہا۔ اتنے سارے لوگوں کے سامنے اپنی توہین پر میری آنکھیں بھر گئیں۔ جلدی سے واپس مڑی تو قدیر بھی جلدی سے ایاز کا ہاتھ پکڑ کر ایک طرف لے گیا، جبکہ ہم سب گھر کی طرف چل دیں۔ ابھی تھوڑی دور ہی گئے تھے کہ پیچھے سے موٹر سائیکل کا ہارن سنائی دیا، پھر ہمارے قریب رکتے ہوئے بولا، بیٹھو۔ میں جلدی سے آگے بڑھی تو وہ بول پڑا، تم سے نہیں، میں تو نیلی سے کہہ رہا ہوں۔ مارے غصے کے میں کھول اٹھی اور پھر جیسے ہی نیلی بیٹھنے لگی وہ ہنس کر بولا، ارے تمہیں تو روز لے جایا کروں گا، آج اسی کو ہی لے جانے دو، کیا کرے گی؟ اب میں نہیں جاؤں گی، میں نے غصے سے انکار کر دیا۔ اب زیادہ نخرے نہ دکھاؤ، بیٹھو، وہ روب سے بولا تو میں دبک کر رہ گئی۔ 10 منٹ بعد ہم بیڑوں کے فارم پر موجود تھے۔ ایاز موٹر سائیکل روکتے ہوئے بولا، اندر چلو گی یا پھر؟ میں چپ چاپ کھڑی رہی تو ایاز نے کہا، اندر جانے کا کوئی فائدہ بھی نہیں، ہر طرف بو ہے، اور پھر بیڑیں بھی کبھی دیکھی نہیں، ویسی ہی ہیں جیسی سب ہوتی ہیں، فرق صرف اتنا ہے کہ یہاں تمہیں ہر عمر کی نظر آئے گی، چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی۔ ویسے تمہاری مرضی، جو کہو، ہم تو حکم کے غلام ہیں۔ وہ میری طرف دیکھ کر مسکرایا اور میں سمجھ گئی کہ وہ مجھے اندر لے جانے کے موڈ میں نہیں، اس لیے کہا، ٹھیک ہے، گیٹ پر ہی سے لے چلو واپس۔ وہ مزید کوئی بات کیے بغیر مجھے گھر چھوڑ گیا۔ اندر آئی تو اماں اپنی پرانی سہیلیوں کے ساتھ خوش گپیوں میں مصروف تھیں۔ مجھے دیکھتے ہی نیلی، فرزانہ، ندرت وغیرہ ہنسنے لگی تو مسرت نے پوچھا، دیکھ لیا فارم آپ نے؟ ہاں دیکھ لیا، میں نے برا سا منہ بنا کر کہا۔ لگتا ہے دور سے دکھا کر چھوڑ گئے۔ نیلی نے کتنی صحیح بات کی تھی، اندر جا کر مجھے لینا بھی کیا تھا، بہت بو تھی۔ میں نے کہا تو ماموں بولے، ارے میرے پاس ذرا دیر کو بھی میری بیٹی نہیں بیٹھی، کیا بات ہے؟ کچھ نہیں ماموں جان، وقت ہی نہیں تھا، بھائی جان کی شادی کے بعد آؤں گی تو پھر خوب آپ کے پاس بیٹھوں گی، میں نے کہا اور کمرے میں آ گئی۔ اب مجھے تھکن ہو رہی تھی کہ صبح مسرت کی سہیلی کے گھر بھی گئی تھی، اب مجھے جمائیاں آ رہی تھی، اس لیے کمرے میں آتے ہی لیٹ گئی، مگر وہ سب بھی میرے کمرے میں آ گئی اور مجبوراً سونے کا پروگرام ملتوی کرنا پڑا۔ صبح ناشتے سے فارغ ہوتے ہی ہم جانے کے لیے تیار تھے۔ سارے گھر والے ہمیں دروازے پر چھوڑنے آئے جہاں ایاز گاڑی لیے کھڑا تھا۔ اماں بابیوں سے باقاعدہ گلے ملتے ہوئے کہہ رہی تھی، پورا 1 ہفتہ پہلے آنا، ایسا نہ ہو عین وقت پر غیروں کی طرح چلی آؤ، وہاں تمہارے کرنے والے بہت کام ہیں۔ کام کے لیے ایاز جو آپ کے ساتھ جا رہا ہے، ماموں خالد نے کہا تو میں نے چونک کر ایاز کو دیکھا۔ میں تو سمجھی تھی وہ ہمیں لائل پور فیصل آباد تک چھوڑنے جا رہا ہے، مگر وہ تو ہمارے ساتھ برج قلعہ جا رہا ہے۔ بے ساختہ میرے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ ایاز جو مجھے ہی دیکھ رہا تھا بولا، اب بیٹھ بھی چکو، اور میں پیچھے بیٹھی تو اماں بھی آ گئیں اور اماں کے بیٹھتے ہی ایاز نے گاڑی آگے بڑھا دی۔ پھر گاؤں بہت پیچھے رہ گیا، ہم آگے بڑھتے گئے۔ ایاز اور اماں کبھی کبھار کوئی بات کر لیتے، میں تو خاموش تھی۔ سانگلی پہنچ کر اس نے پہلی بار گاڑی روکی اور مجھ سے پوچھا، ہاں بھئی کچھ کھاؤ گی؟
میں سمجھی شاید وہ مجھ پر طنز کر رہا ہے، اس لیے صرف انکار کر دیا۔ میرا انکار سن کر وہ اماں کو دیکھتے ہوئے بولا، آپ نے سنا پھوپھی، عائشہ کچھ نہیں کھائے گی۔ ویسے سانگلا ہل سموسے بہت مشہور ہیں۔ وہ جا کر لفافہ بھر کر لے آیا، 1 درجن تو ضرور ہوں گے۔ لفافہ مجھے پکڑا کر وہ اپنی سیٹ پر چلا گیا، پھر گاڑی آگے بڑھاتا ہوا بولا، ارے بھئی کھاؤ، سموسے تو گرم گرم ہی اچھے لگتے ہیں، ایک مجھے دو اور پھوپھی کو بھی دو۔ میں نے اس کی بات مان لی اور ہم سب کھانے میں مصروف ہو گئے۔ سموسے کھانے کے کچھ دیر بعد ہی مجھے نیند آنے لگی تو میں نے سیٹ کی پشت پر سر ٹکا دیا اور پھر میں واقعی سو گئی کہ جب نیند آتی تو میں سب بھول جاتی، محبت، ایاز اور باقی سب کو۔ آنکھ کھلی تو ایاز کے زور سے بولنے پر میں نے بمشکل پوری آنکھ کھولی۔ پوری آنکھیں کھول کر دیکھا، گاڑی رکی ہوئی تھی اور ایاز کہہ رہا تھا، کھانے کا وقت ہو گیا ہے، اب پہلے کھانا کھا لو پھر سو جانا۔ کیا ہم لاہور پہنچ گئے؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ جی نہیں، فی الحال تو گجرات پہنچے ہیں۔ پھر اس نے نان کباب کا لفافہ میری طرف بڑھایا تو میں نے کہا، مجھے بھوک نہیں ہے۔ جانتا ہوں بھوک نہیں ہے، کیونکہ اگر تم صرف بھوک لگنے پر کھانا کھایا کرتی تو تمہارا وزن یہ نہ ہوتا جو اب ہے۔ چلو اب اس کو کھا لو، کھا کر پھر سو جانا، اس نے بڑے پیار سے کہا، اور پھر جیسے ہی کھانے سے فارغ ہو کر آنکھیں بند کی تو وہ داڑا، خبردار جو اب میں نے تمہیں سوتے دیکھا۔ پھر اس نے گاڑی روک دی اور پلٹ کر بولا، آگے آؤ، اور مجبوراً میں آگے والی سیٹ پر چلی آئی۔ میرے بیٹھتے ہی اس نے گاڑی آگے بڑھائی تو اماں بولی، میں ذرا لیٹ جاؤں، بیٹھے بیٹھے کمر تھک گئی ہے۔ اور لیٹنے کے کچھ دیر بعد ہی اماں کے ہراٹے نشر ہونے لگے۔ ایاز نے مسکرا کر مجھے دیکھا، پھر میرا ہاتھ پکڑ کر زور سے دبایا۔ کیا کرتے ہو؟ میں نے کراہ کر کہا، اور ایاز نے ہاتھ چھوڑ دیا۔ اماں کے خراٹے بدستور جاری تھے، جن کو سن کر مجھے بھی نیند آنے لگی، مگر میں جاگنے کی پوری کوشش کر رہی تھی۔ ایک بار ذرا سی اونگ آئی تو ایاز نے اڑا کر کہا، اگر تم نے سونے کی حماقت کی تو پھر دیکھنا، باتیں کرو میرے ساتھ، کتنا لمبا سفر ہے، مگر تمہاری موجودگی کے باوجود بور، اور تمہیں سونے کے علاوہ کوئی کام ہی نہیں، کسی کا کچھ خیال ہی نہیں۔ کیا بات کروں؟ میں نے روحانسی ہو کر کہا، دسمبر ٹیسٹ تو نکل گئے، اب سالانہ امتحان کے بارے میں کیا سوچا ہے؟ بھائی جان کی شادی کے بعد سوچوں گی، میں نے بیزاری سے کہا۔ مجھے معلوم تھا وہ ایسے ہی باتیں کرے گا، اس لیے تو میں بات نہ کرنا چاہتی تھی۔ بعد میں بھی سوچنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ برا سا منہ بنا کر بولا تو میں چپ رہی کہ مزید کچھ کہہ کر ڈانٹ کھانا نہیں چاہتی تھی۔ پھر باقی کا سارا راستہ وہ میرے جاگنے کے باوجود چپ چاپ نہ جانے کیا سوچتا رہا۔ ایک بار پھر مجھے مخاطب نہ کیا تھا اس نے۔ گھر پہنچے تو بھائی جان ایاز کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ یار شکر ہے تو آ گیا، میں تو اکیلا بہت پریشان تھا اتنے سارے کام دیکھ کر، اگرچہ فیروز ادھر کے کام اور ادھر کے کام زیادہ دیکھ رہا تھا، بس تمہاری پریشانی کا سوچ کر ہی آیا ہوں، ایاز نے کہا۔ پھر ابا کو سلام کرتے ہوئے ان کے پاس ہی بیٹھ کر باتیں کرنے لگا، جبکہ اماں بھائی جان سے پوچھ رہی تھی، چچی کو ادھر بلا لیا تھا نا تم نے؟ اماں، چچی کی ضرورت ہی کیا تھی، کھانا کشور بنا دیتی تھی اور صفائی نوری کر دیتی تھی۔ ویسے بھی میں 2 دن گھر پر ہی رہا، سب ٹھیک رہا۔ اماں کو کوئی جواب دیے بغیر اندر چلی گئی، جبکہ میں نے کشور سے کہا، آج سے ڈھولک رکھیں گے، سب گھروں میں جا کر کہہ آؤ، اور وہ میری بات سنتے ہی چلی گئی تو میں بھی اپنے کمرے میں آ گئی۔ شادی سے 1 ہفتہ پہلے اماں کے سارے لوگ آ گئے تھے اور ان کے آتے ہی ہمارا گھر شادی کا گھر لگنے لگا تھا۔ پہلے دن تو سب نے آرام کیا، دوسرے دن اماں تینوں ممانیوں کو ساتھ لے کر بڑی کے جوڑے ٹانکنے بیٹھ گئیں۔ اس کام سے فارغ ہوئے تو ممانیاں دلہن دیکھنے چلی گئیں۔ ہمارے یہاں تیل مہندی کی رسم برات سے 5 دن پہلے ادا کی جاتی تھی اور اس رات ولیمے کے نام پر سارے گاؤں کو کھانا کھلا دیا جاتا تھا۔ تاہم ایک ولیمہ بعد میں بھی ہوتا تھا، یعنی برات کے دوسرے دن، جس میں صرف رشتے دار شامل ہوتے تھے۔ سو ہم نے بھی ایسا ہی کیا تھا، جبکہ لڑکے کی مہندی صرف 1 رات پہلے ہوتی تھی۔ عذرا کی مہندی والے دن میں خوب اہتمام سے تیار ہوئی تھی، سرخ سوٹ کے ساتھ میں نے گہرا میک اپ کیا تھا،
ہمارے یہاں فیشن تھا کہ تیل مہندی پر لڑکیاں صرف سرخ کپڑے پہنتی تھیں، باقی دنوں میں جو چیز چاہے پہن لیں۔ میں نے بھی جدید فیشن کیا تھا، کٹ ورک کی قمیض اور ساٹن کی شلوار کے ساتھ چمکدار جالی کا دوپٹہ بنوایا تھا، جبکہ بارات کے لیے سادہ سبز ساٹن کا شلوار سوٹ اور ولیمے کے لیے کریپ کا فیروزی سوٹ بنوایا تھا۔ ان دونوں سوٹوں پر میں نے خود کشور اور نوری کے ساتھ مل کر گوٹا کناری لگایا تھا۔ تیار ہو کر میں نے بال کھلے چھوڑ دیے اور باہر چلی آئی۔ برآمدے میں بچھی چارپائیوں پر خاندان کی ساری عورتیں بیٹھی تھیں۔ میں ان کو سلام کرتے ہوئے صحن میں آئی کہ ایاز مجھے دیکھے میں کتنی اچھی لگ رہی ہوں، لیکن وہاں میں نے جس ہستی کو دیکھا اپنی آنکھوں پر یقین نہ آیا۔ میں جلدی سے اس کی طرف بڑھی، تب ہی اس کی نظر مجھ پر پڑ گئی اور وہ مسکرا دیا۔ قدیر بھائی جان آپ اور یہاں؟ میں نے سلام کرتے ہوئے کہا۔ بھئی میں نے سوچا بے شک بہن نے تو دعوت نہیں دی مگر مجھے جانا چاہیے۔ وہ میرے سوال کا جواب دیتے ہوئے پیار سے بولا تو سامنے سے آتے ہوئے بھائی جان نے پہلے پیار سے میری تعریف کی کہ میں آج بہت اچھی لگ رہی ہوں، پھر قدیر سے بولے اس کو جانتے ہو یار؟ بہت اچھی طرح، یہ میری چھوٹی بہن عائشہ ہے۔ قدیر نے محبت سے مجھے دیکھتے ہوئے کہا تو میں شرما کر دوسری طرف مڑ گئی، پھر اچانک چونک کر سامنے دیکھنے لگی۔ اس طرف کوئی نہ تھا اور ایاز نیلی کے قریب کھڑا آہستہ آہستہ نہ جانے کیا کہہ رہا تھا کہ وہ شرماتے ہوئے مسکرا رہی تھی۔ مارے غصے اور دکھ کے میرا دل جل اٹھا۔ اسی وقت ایاز مڑا، مجھ پر نظر پڑتے ہی چونکا، ایک گہری نظر مجھ پر ڈالی، پھر آگے بڑھ گیا۔ میں نے نیلی کو دیکھا تو وہ بجائے شرمندہ ہونے کے ڈٹھائی سے مسکرا کر بولی، ایاز کہہ رہا تھا آج میں بہت پیاری لگ رہی ہوں، اور میرا جواب سنے بغیر آگے بڑھ گئی۔ میرا جی چاہا کپڑے پھاڑ دوں، میک اپ خراب کر دوں اور اپنے کمرے میں بند ہو جاؤں کہ جس کے لیے میں بند سنور کر آئی تھی وہ میری بجائے کسی اور کو دیکھ رہا تھا، مگر میں ایسا نہ کر سکی کہ آج تو میرے بھائی کی خوشی تھی۔ میں اماں کے پاس چلی آئی تو اماں نے کہا لڑکیوں چلنے کی تیاری کرو اب، اور کتنی دیر کرواؤ گی؟ اچھا ماں، میں نے کہا۔ پھر جانے کا ہنگامہ شروع ہو گیا۔ سب کے جانے کے بعد میں باہر نکلی تو ایاز قدیر اور بھائی جان کے پاس کھڑا ہنس ہنس کر باتیں کر رہا تھا۔ جب سے نیلی آئی تھی تب سے وہ مجھ سے لاپرواہ ہو گیا تھا، جیسے میری کوئی حیثیت ہی نہ تھی اس کی نظر میں، اور اس کو دکھانے کے لیے میں بھی بے پرواہ ہو کر اس کے قریب سے گزر گئی۔ تاہم حیرت کی بات یہ تھی کہ جب ہم مہندی لے کر چچا کے گھر پہنچے تو ایاز اور قدیر وہاں پہلے سے موجود تھے۔ شاید وہ لوگ گاڑی میں آئے تھے جبکہ ہم لوگ پیدل آئے تھے۔ ساری عورتوں کے ساتھ اماں بھی تالیوں کی گونج میں ناچ رہی تھی، گاؤں کا وہی مخصوص ناچ جو گاؤں کی ہر بوڑھی اور جوان لڑکی کرتی ہے۔ میں ان کو وہیں چھوڑ کر اندر عذرا کے پاس چلی آئی۔ وہ اکیلی تھی، سب لڑکیاں تو باہر ناچ دیکھ رہی تھیں اور کمرے میں اکیلی عذرا کھڑکی کے پاس کھڑی باہر دیکھ رہی تھی۔ مجھے دیکھ کر تھوڑا شرمائی اور مسکرا کر بولی تم یہاں کیوں آئی ہو؟ اگر لڑکیوں میں سے کسی نے دیکھ لیا تو غضب ہو جائے گا۔ اس کی بات سن کر مجھے ہنسی آ گئی۔ اصل میں گاؤں میں یہ رواج تھا کہ مہندی سے لے کر ڈولی جانے تک سسرال والوں کو لڑکی کا چہرہ نہیں دکھایا جاتا تھا، اور اس رسم پر بڑی بوڑھیاں تو کیا لڑکی کی سہیلیاں بھی بہت سختی سے عمل کرتی تھی۔ مگر اس وقت تو عذرا اکیلی تھی، سہیلیاں شاید کہ پتا تھا کہ اندر نہ آؤں گی، میں دلہا کی اکیلی بہن تھی، پہلے ناچ وغیرہ کروں گی یا گاؤں گی کہ یہ خوشی کی رات تھی۔ مگر ایاز کے رویے نے میرے دل کو مردہ کر دیا تھا، مجھے کچھ بھی اچھا نہ لگ رہا تھا۔ تم آج اس وقت کیا سوچ رہی ہو؟ عذرا نے مجھے ٹھوکا۔ کچھ نہیں، میں نے بے دلی سے مسکرا کر کہا۔ میں جانتی ہوں تو اپنی شادی کا سوچ رہی ہے، مجھے ذرا گھر آ لینے دو، پھر دیکھنا کیسے جھٹ پٹ تمہارا بندوبست کرتی ہوں۔ عذرا نے شرارت سے مجھے دیکھتے ہوئے کہا کیوں؟ میرا وجود کیا تم سے برداشت نہیں ہوگا؟ میں نے کہا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ یہ رونا مجھے عذرا کی بات پر نہیں، ایاز کے رویے کا سوچ کر اور بات یاد کر کے آیا تھا۔ اس نے لائل پور فیصل آباد میں مجھ سے کہا تھا بیکار، اب ناممکن ہے۔ تب میں نے پرواہ نہ کی تھی کہ اماں کے بھائی اماں کی وجہ سے ایسی کوئی بات کر ہی نہیں سکتے تھے، مگر اب مجھے صاف نظر آ رہا تھا کہ وہ مجھ سے شادی نہیں کرے گا۔ میں بدصورت تو نہ تھی، خوب گورا رنگ تھا میرا اور نقش بھی پرکشش تھے، بس وزن زیادہ تھا، مگر اتنا زیادہ بھی نہیں میرے اپنے خیال میں۔
अरे अरे, रो क्यों रही हो? मैंने तो तुम्हारे ही ख्याल से कहा था, वरना तुम जानती हो मुझे तुमसे कितना प्यार है, कि तुम मेरी नंद ही नहीं अच्छी और प्यारी सहेली भी हो। देखो, अगर तुम्हें बुरा लगा है तो मुझे माफ कर दो। अजरा ने बकायदा हाथ जोड़ दिए। वो बहुत परेशान लग रही थी। ऐसी कोई बात नहीं अजरा, मैंने आंसू साफ करते हुए कहा। फिर तुम रोई क्यों? वो पूछ रही थी। वो बस ऐसे ही, मैंने बात बनाने की कोशिश की। इसी वक्त बाहर शोर हुआ। लड़के की बहन कहाँ है, उसे लाओ। तब अचानक अजरा की सहेलियां चौंकी और उनको एहसास हुआ कि उन्होंने अजरा को तन्हा छोड़कर अच्छा नहीं किया। वो सब अंदर की तरफ दौड़ी तो अजरा ने जल्दी से कहा, अब बाहर चली जाओ, वरना तुम जानती हो। और मैं भागकर बाहर आई और तेजी से दूसरी तरफ मुड़ गई, उनको धोखा देने के लिए, और ऐसे में फिरोज बाई से टकरा गई, मगर गिरी नहीं कि टक्कर बहुत मामूली थी। मैंने सर उठाकर उनको देखा। वो खोए खोए से मुझे देख रहे थे। वो मैं लड़कियों से बचने के लिए इधर आई थी फिरोज बाई, मैंने जल्दी से कहा तो वो चौंक पड़े, फिर मुस्कुरा कर बोले, आज तो बहुत अच्छी लग रही हो आयशा। अच्छी? और मैं? मुझे उनकी बात पर रोना आ गया। फिर मैंने गुस्से से कहा, मैं तो बदसूरत हूँ, मोटी बद्दी, जरा भी अच्छी नहीं लगती। आप झूठ बोलते हैं। मैंने अयास की बेरहमी का सारा गुस्सा उन पर उतारा। नहीं, तुम तो बहुत प्यारी लगती हो आयशा। तुमसे किसने कहा कि तुम मोटी बद्दी हो? क्या तुम चची नवाब जितनी मोटी हो? मोटी तो चची नवाब हैं, वो मुझे दिलासा देते हुए बोले। चची नवाब गांव की नाइन थी और सारा गांव उन्हें चची बोलता था। फिरोज बाई की बातें सुनकर मेरा दिल चाहा काश मेरी मंगनी अयास की बजाय हुई होती, जिनको ना तो मेरा ना पढ़ना बुरा लगता था और ना मोटापा। मगर अब क्या हो सकता था? अब अयास ना सिर्फ मेरा मंगेतर था, बल्कि मैं उससे मोहब्बत भी करती थी। मैं फिरोज बाई को वहीं छोड़कर बाहर औरतों में आ गई। कुछ देर बाद ही अजरा अपनी सहेलियों के झुरमुट में बाहर आई। उसने घूंघट में चेहरा छुपा रखा था, जबकि हमारी तरफ से मेहंदी के साथ आने वाला दुपट्टा लड़कियों ने लंबा करके उसके सर पर फैला रखा था। मेहंदी की रस्म अदा होते ही वो उसको उसी तरह मुंह दिखाए बगैर अंदर ले गई। बारात वाले दिन मैंने लिबास पहना, अच्छी तरह मेकअप किया और अयास की परवाह किए बगैर बाई की खुशी में हंस हंस कर सबसे मिलती रही। मगर जब नीली और अयास को एक साथ देखती तो दिल जलने लगता, मगर कुछ कहने की बजाय मैं जब्त करने की कोशिश करती। बारात गई और फिर अजरा दुल्हन बनकर हमारे घर आ गई। अम्मा अब्बा सबसे ज्यादा खुश थे। एक ही बेटा था जिसकी खुशी देखने की उन्हें बहुत तमन्ना थी, और आज वो तमन्ना पूरी हो गई थी। मैं खुद भी बहुत खुश थी। भाईजान के आने तक मैं अजरा के पास ही रही और उसको खूब खूब तंग किया। फिर भाईजान के आने पर मैं अपने कमरे में चली आई। वलीमे वाली रोज मैंने सबसे पहले अजरा को तैयार किया, फिर खुद भी तैयार होकर उसके करीब ही बैठ गई। बाहर मैं इसलिए नहीं गई थी कि अयाज और नीली को देखकर मेरा दिल खराब होता। औरतें अंदर आकर दुल्हन को देखने लगी, फिर बाहर जाने की बजाय वहीं बैठ गईं। लेकिन जब खाना लगने की इतला मिली तो सब बाहर दौड़ी और अम्मा ने चची के साथ अंदर आते हुए कहा, तू यहीं बैठी है, जा देख सबको खाना ठीक ठाक मिल रहा है। और मैं दुपट्टा संभालती बाहर आ गई, जहां मर्दों के बाद अब सारी औरतें खाना खा रही थी। शामियाने के दाखिली दरवाजे पर फिरोज और कदीर खड़े थे, जबकि दूसरे लड़के डोली भरकर औरतों के बीच घूम रहे थे कि अगर किसी को सालन की जरूरत हो तो दे सके। मुझे देखकर कदीर मुस्कुराया तो फिरोज भाई ने कहा, क्या बात है आयशा, आज नजर ही नहीं आती हो, बहुत मसरूफ थी क्या? अंदर थी दुल्हन के पास, मैंने भी मुस्कुरा कर कहा, मतलब आज तो बाई की खूब खिदमत हो रही होगी। कदीर ने मुस्कुरा कर कहा, जी वो मेरी बहुत प्यारी भाभी है, मगर जब आपकी शादी होगी तब भी मैं इसी तरह खुशी मनाऊंगी और भाभी की खिदमत भी करूंगी। मेरी शादी तो भूल जाओ। कदीर की आंखों की उदासी गहरी हो गई। क्यों भूल जाऊं भला? मैंने जल्दी से कहा, आपकी शादी होगी और फिरोज भाई की भी, तब मैं बहुत अच्छे अच्छे कपड़े बनवाऊंगी। मैंने ऐसे मुस्कुरा कर कहा कि इस वक्त मेरे जहन से याद निकल चुका था। मेरी शादी का ख्याल भी दिल से निकाल दो, फिरोज भाई ने भी कदीर के लहजे में कहा। क्यों भला? मैंने इन दोनों को घूरते हुए कहा तो कदीर हंसते हुए बोला, अरे भाई, हमारे हाथ में शादी की लकीर ही नहीं है, तो फिर शादी कैसे होगी? क्यों फिरोज? और फिरोज भाई ने मुस्कुराकर सर हिला दिया। कैसे नहीं है?
میں نے فیروز بھائی کا ہاتھ پکڑا تو ہاتھ کی بجائے سامنے نظر اٹھ گئی اور میرا دل جل اٹھا۔ ایاز نیلی سے ہنس ہنس کر باتیں کر رہا تھا۔ میری آنکھیں بھیگنے لگیں تو میں نے فیروز بھائی کے ہاتھ پر نظر جما کر کہا، فیروز بھائی آپ کی شادی؟ اتنا کہہ کر میں نے پھر سامنے دیکھا، وہ اب بھی نیلی کے ساتھ باتیں کر رہا تھا، اس کی طرف متوجہ تھا۔ اسے تو لوگوں کی بھی پرواہ نہ تھی، جہاں نیلی نظر آتی خود بھی وہیں چپک جاتا۔ اب بتا بھی چکو، فیروز بھائی نے کہا۔ میں نے آنکھیں اٹھا کر دیکھا، پھر ایاز کو۔ میری آنکھوں میں نمی دیکھ کر فیروز بھائی نے سامنے دیکھا اور قدیر بھی ایاز کو دیکھنے لگا، جبکہ میں آنسو ضبط کرنے لگی، ورنہ جی تو اب بھی چیخ چیخ کر رونے کو جا رہا تھا۔ ایاز، قدیر نے ایسے اسے آواز دی اور وہ نیلی کو چھوڑ کر ہماری طرف چلا آیا، پھر بڑی بے نیازی سے پوچھا، کیا بات ہے؟ میری طرف دیکھنا بھی اس نے گوارا نہ کیا تھا۔ میں بھاگ کر اندر آ گئی، تاہم آتے آتے میں نے دیکھا فیروز بھائی کچھ کہہ رہے تھے۔ آخر تم اپنی ان حرکتوں سے کیا ثابت کرنا چاہتے ہو؟ وہی جو وہ سمجھ رہی ہے، ایاز نے ہنس کر کہا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ قدیر نے غصے بھرے لہجے میں کہا۔ اس نے مجھے بہن کہا تھا اور اب ایاز سے میرا بھائی بن کر پوچھ رہا تھا۔ یار بچے نہ بنو، وہ میری پہلی اور آخری محبت اور منگیتر ہے، مگر غیر ذمہ دار۔ پڑھائی کا شوق نہیں، جبکہ کھانے کا شوق حد سے بڑا ہوا ہے، اور سونا اس کی ہابی ہے۔ اس کے علاوہ اس کو کچھ نہیں آتا، اور نہ ہی وہ میری کوئی بات سمجھنے کی کوشش کرتی ہے۔ ہر بات میں لاپرواہی، حد ہوتی ہے ضبط کرنے کی بھی کوئی۔ پھر تم کیا چاہتے ہو؟ فیروز نے ناگواری سے پوچھا۔ میں کیا چاہتا ہوں؟ دیکھو یار، میں نے اس کو سمجھا کر بھی دیکھا ہے اور ڈانٹ کر بھی، مگر وزن کم ہونے کی بجائے بڑھا ہے، اور اسکول جانا فی الحال ختم ہو چکا ہے۔ آخری طریقہ یہی تھا اور اس میں مجھے کامیابی بھی ہوئی ہے۔ تم نے دیکھا نہیں وہ مجھے نیلی کے ساتھ دیکھ کر کتنی افسردہ ہو جاتی ہے۔ اب پڑھائی بھی ہوگی اور وزن بھی کم ہوگا۔ وزن بے شک نہ بھی کم ہو، میں برداشت کر لوں گا، مگر پڑھائی بہت ضروری ہے۔ پڑھائی اگر بہت ضروری ہے تمہارے لیے، سیدھی طرح شادی کر کے خود تیاری کروا دو، قدیر نے مشورہ دیا۔ اچھا مشورہ ہے، اس بات پر سوچا جا سکتا ہے، ایاز نے مسکرا کر کہا تو فیروز وہاں سے ہٹ گیا، جبکہ قدیر کہہ رہا تھا، دیکھو وہ بہت پریشان ہے، ایسا نہ ہو کچھ غلط سلط کر ڈالے، اس کو منا لو اور صاف بتا دو عائشہ بہت حساس ہے، تمہاری طرح۔ ایاز نے ہنس کر کہا، ہاں میری طرح۔ قدیر بھی ہنسنے لگا۔ شام کو دلہن کے رخصت ہوتے ہی تمام قریب والے مہمان چلے گئے۔ اب گھر میں صرف ماموں اور ابا کے دور دراز کے ایک دو رشتے دار تھے۔ میں سب کو کشور کے حوالے کر کے اور بستر نوری کے حوالے کر کے کہ وہ لگا دے گی، میں اپنے کمرے میں آئی اور تھکن کی وجہ سے لباس تبدیل کیے بغیر ہی بستر پر ڈیر ہو گئی۔ شادی کے ہنگاموں کی خوشی تو ہوتی ہے، مگر تھکن بھی ہو جاتی ہے، خاص کر اگر کوئی دل جلانے والا بھی موجود ہو تو یہ تھکن مزید بڑھ جاتی ہے۔ ابھی آنکھ لگی ہی تھی کہ مسرت نے جھنجھوڑ کر اٹھایا۔ اب کیا قیامت آ گئی ہے؟ میں نے غصے سے آنکھیں کھولتے ہوئے پوچھا۔ وہ ایاز بھائی چائے مانگ رہے ہیں، مسرت نے بتایا۔ تو پاگل کشور سے جا کر کہو، مجھے جگانے کی کیا ضرورت تھی، میں نے تیز لہجے میں کہا۔ ایاز بھائی کہتے ہیں اپنے ہاتھ سے چائے بنا کر لاؤ۔ مجھے یہ سن کر حیرت ہوئی۔ جی، انہوں نے کہا ہے آج وہ آپ کے ہاتھ کی چائے پئیں گے۔ مسرت نے شرارت سے مسکراتے ہوئے مجھے دیکھا تو میں غصے میں آ گئی۔ اچھا، چائے میرے ہاتھ کی پیے گا اور باتیں نیلی سے کرے گا، محبت نیلی سے کرے گا، شادی نیلی سے کرے گا، وہ سمارٹ ہے، پڑھی لکھی ہے۔ میں اچانک ہی تلخ ہو گئی۔ کیا کہہ رہی ہو؟ مسرت نے حیران ہو کر مجھے دیکھا کہ وہ کچھ بھی نہیں جانتی تھی۔ چل بھاگ یہاں سے، میں زور سے چلائی۔ کہہ دو اس کو چائے نیلی کے ہاتھ کی پیے کہ مجھے صرف کھانا آتا ہے، پکانا کچھ بھی نہیں، پھوڑ ہوں میں، کہہ کر میں پھوڑ پھوڑ کر رونے لگی کہ اتنے دنوں سے ضبط کر رہی تھی۔ عائشہ، ارے رو کیوں رہی ہو میری پیاری بابی؟ مسرت نے حیرت سے مجھے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ نہیں ہوں میں تمہاری بابی، اور خبردار جو آئندہ تم نے مجھے بابی اور اب بابی کہا اور اب تم بھی میرے کمرے سے باہر نکلو۔ ایاز کی ساری بے رخی کا غصہ میں نے مسرت پر اتارا۔ ارے کیا کہہ رہی ہو؟ مجھے تو یہاں ہی سونا ہے، آخر یہ ناراضگی ہے کس بات کی؟ کوئی ضرورت نہیں پتہ چلانے کی، اور اب تم یہاں میرے ساتھ نہیں سوئے گی۔ میں نے اس کو نکال کر دروازہ بند کر دیا۔ اگرچہ بدتمیزی تھی، مگر جب اس کا بھائی مجھ سے رشتہ ختم کرنا چاہتا تھا تو میں تو پھر ایسی ہوں
कि बाकी सारे लोगों से खुद रिश्ते तोड़ डालती हूँ। उसको निकाल कर मैं खुद सोने के लिए लेट गई। अब नींद बहुत दूर थी, न जाने कितनी देर जागती रही और बिलाखिर सो गई। सुबह मैं मुंह अंधेरे उठी और चादर लेकर बाहर निकल आई। आज मैं उनमें से किसी को भी साथ ना लाई थी। उस जमाने में गांव में घर के अंदर टॉयलेट वगैरह का इंतजाम ना होता था, सबको बाहर जाना पड़ता था। वापस आकर मैंने जल्दी से मुंह हाथ धोया और फिर किश्वर के पास चली आई। वो और नूरी मिलकर अभी से नाश्ते की तैयारियों में मसरूफ हो चुकी थी। मैंने अपने लिए उसे चाय बनाने का कहा और खुद एक तरफ खड़ी हो गई। नूरी ने चाय बनाकर कप मेरी तरफ बढ़ा दिया तो मैं चाय का कप लेकर अपने कमरे में आ गई। बाकी लोग अभी सो रहे थे। अपने कमरे में आकर बिस्तर पर बैठी तो मुंह से चीख निकलते निकलते रह गई। सेहन में खुलने वाली खिड़की के करीब अयाज खड़ा था। मुझे देखा तो करीब आया और चाय का प्याला मेरे हाथ से पकड़ा तो मुझे गुस्सा आ गया। मैं कहना चाहती थी कि अगर चाय पीने का बहुत शौक है तो नीली के पास जाओ, लेकिन अभी मैंने उसको बुरा भला कहने के लिए मुंह खोला ही था कि वो सख्त लहजे में बोला, सुबह सुबह अपना मुंह बंद ही रखो तो अच्छा है। रात जो कुछ मुसरत से कह चुकी हूँ वही बहुत है। अब मजीद फजूल बातें सुनने का मुझे शौक नहीं। और मैं उसके लहजे से डरकर चुप हो गई। वो बड़े इत्मीनान से खड़ा चाय पीता रहा और साथ ही साथ मेरा जायजा भी लेता रहा, मगर मैंने खुद को संभाल कर आंखों में आने वाले आंसुओं को पी लिया कि अगर उसे मेरी परवाह ना थी तो मैं क्यों परवाह करती। चाय खत्म करके वो मेरे करीब आया। एक हाथ से मेरी ठोरी ऊपर उठाकर चेहरा देखा, फिर खाली प्याली मेरी गोद में रखते हुए मुस्कुरा कर बोला, शुक्रिया मोहतरमा आयशा साहिबा, और कमरे से बाहर निकल गया। मेरा जी चाहा प्याला उठाकर उसके सर पर दे मारूं। बेहिस इंसान, पता नहीं अपने आप को क्या समझता है, मगर मैं गुमसुम बैठी रह गई। थोड़ी ही देर में सारा घर जाग उठा। हर तरफ शोर होने लगा। बच्चों के रोने और बड़ों के बोलने की आवाजें आने लगी तो मैं मुंह सर लपेटकर बिस्तर में घुस गई कि अब वो सब कहीं अब मेरे कमरे में ना आ जाए। और वही हुआ। ज्यादा वक्त नहीं गुजरा था कि वो सब मेरे कमरे में दाखिल हो गई। ये तो अभी तक सो रही है। मैंने रिजवाना की आवाज सुनी, लिहाफ खींच लो। ये मुसरत की आवाज थी। नाराज ना हो जाए, फरजाना ने कहा। परवाह मत करो, नीली ने कहा और आगे बढ़कर खुद ही लिहाफ खींच लिया। ये क्या बदतमीजी है, मैं गुस्से से दाड़ी। अब सोने के जमाने गुजर गए आयशा जी, नीली ने शोही से देखते हुए कहा और मैं दांत पीसते हुए उसको घूरने लगी। उसने ठीक कहा था कि अब सोने के जमाने गुजर गए। जब से मैंने अयाज का झुकाव उसकी तरफ देखा था मुझे नींद कम आने लगी थी। मुबारक हो, अचानक वो सब कोर्स के अंदाज में बोली। सुबह ही सुबह मेरा दिमाग खराब मत करो और दफा हो जाओ मेरे कमरे से, मैंने चीख कर कहा। अरे होश में तो हो, हम मेहमान हैं तुम्हारे। नीली ने आंखें निकालकर मुझे देखा। मेहमान तुम्हारे जैसे ही तो होते हैं। नाराज हो मुझसे? नीली ने शरारत से मुस्कुराते हुए पूछा। मुझे क्या जरूरत है लोगों से नाराज होने की, मैंने जल कर कहा। बस या कुछ और? नीली ने बदस्तूर उसी लहजे में पूछा तो मैं चुप हो गई और उसने हंस कर कहा, मुझसे क्यों नाराज होती हो? नाराज अपने अयाज से हो ना। मेरी तरफ मुतवज्जो हो रहा था जो, मैंने तो उसको कुछ भी नहीं कहा। बस वही दिन रात मेरी तारीफ करता है। अब अगर मैं स्मार्ट और पढ़ी लिखी हूँ तो इसमें मेरा क्या कसूर? मैं उसको डांटकर कमरे से निकल जाने का कहने ही वाली थी कि अचानक अम्मा मेरी 5 मुमानियों के साथ अंदर दाखिल हुई। सबसे पहले अम्मा ने मेरा मुंह चूमकर मुझे प्यार किया, फिर उनकी आंखें आंसुओं से भर गईं। मैं हैरत से अम्मा को देखने लगी कि वो रोती रही, मगर मजीद कुछ पूछने का मौका ही न मिला। मुमानियों ने बारी बारी मुझे प्यार किया। उनमें अयाज की अम्मी नुमाया थी। फिर अयाज की अम्मी ने लड्डू तोड़कर मेरे मुंह में डाला और एक बार फिर मुंह चूम लिया तो अम्मा ने कहा, खुदा मुबारक करे, ये खुशी तुम्हें भी और हमें भी। मैं हैरान होकर ये माजरा देख रही थी कि ये सब हो क्या रहा है, जबकि मेरी नटखट सी तमाम कजन्स मुस्कुरा रही थी। जैसे ही फिर अम्मा अपनी बाबियों के साथ बाहर गईं, मैंने मुसरत से पूछा, ये सब क्या है? को मालूम नहीं? वो मुस्कुरा रही थी। मुसरत जल्दी से बताओ वरना, मैंने बेताबी से पूछा। जनाबा, रात आपके दिन मुकर्रर हो गए हैं, शादी की तारीख तय हो गई है।
नीली ने मेरे करीब बैठते हुए मेरा हाथ पकड़कर बताया। क्या? मैं होशी से चिल्लाई। जी, ये सच है। कल अयाज भाई ने अम्मी से बात की थी कि वो भी जल्दी से शादी करना चाहते हैं और ये कि उनकी शादी की तारीख आज रात ही तय की जाए। फिर परवेज भाई और आपके चचा के सारे घर वाले भी चले आए और तय ये पाया कि आज से ठीक 15 दिन बाद आप हमारे घर होंगी। मुसरत के चेहरे पर वही खुशी थी जो परवेज भाई की शादी का सुनकर मेरे चेहरे पर फैली थी कि अयाज भी अकेला ही था। खुशी तो मेरे भी अंदर बाहर फैल गई थी, मगर मुझे याद आया वो तो नीली को पसंद करने लगा था। और जब यही बात मैंने नीली से कही तो मुसरत ने कहा, वो तो अयाज भाई आपको। आगे नीली ने उसे बोलने ही ना दिया, उसके मुंह पर हाथ रखते हुए बोली, ये बात तुम खुद अपने होने वाले शोहर से पूछ लेना। हाँ, ये कितना प्यारा लगा था उसका शोहर कहना। मैं शर्मा गई और सब नाश्ते के लिए बाहर चली गई तो मैं अयाज के बारे में सोचने लगी। अचानक दरवाजा बंद होने की आवाज सुनकर मैंने सर उठाया तो अयाज दरवाजे की कुंडी लगा रहा था। मेरा दिल धक धक करने लगा। कुंडी लगाकर वो कुछ देर वहीं खड़ा मुझे घूरता रहा, फिर मेरे करीब आकर बैठ गया। मैं उसके घूरने पर घबरा गई। सोचा शायद वो मुझसे इनकार करने आया है, मगर नहीं। मुसरत ने बताया था कि अयाज ने खुद अम्मी से बात की थी। क्या सोच रही हो? अयाज ने मेरी तरफ झुकते हुए पूछा। वो आप तो नीली से? मैंने कहना चाहा, मगर बात पूरी न कर सकी। हाँ, मैं नीली से, आगे कहो। अयाज ने दिलचस्पी से मुझे देखते हुए कहा। कुछ नहीं, मैं घबरा रही थी। मेरी घबराहट देखकर वो हंसने लगा। हंसते हंसते बोला, बेवकूफ, तुम्हें पसंद करने की गलती तो बगैर देखे ही मुझसे सरजद हो गई थी। फिर नीली से क्यों? मैंने बात अधूरी छोड़ दी और रोने लगी। इसलिए नीली से ज्यादा बातें करने लगा था कि तुम खाना भूलकर रोने में लगी रहो और इस तरह वजन भी कम होता, और इसीलिए आप ऐसा करते थे। मैंने उसकी बात काट कर कहा, मोहब्बत तो मैं सिर्फ तुमसे करता हूँ, मगर डियर, ये जो तुम्हारी लापरवाही है ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। आखिर तुम्हें एक फौजी की बीवी बनना है। तुम में भी थोड़ा सा डिसिप्लिन होना चाहिए, वरना हमारा गुजारा कैसे होगा? ये सोचकर मैं अक्सर परेशान होता हूँ। मुझे नहीं पता, मैं शर्माने लगी। अच्छा ये बताओ, वजन कितना है? वो पूछ रहा था। उठो, अब कर लेते हैं। अयाज ने एक झटके से मुझे उठाया और मजबूरन मुझे कोने में रखी मशीन पर खड़ा होना पड़ा। अयाज ने झुककर नंबर देखे तो उफ कहते हुए वही मशीन के पास सर थाम कर बैठ गया। क्या हुआ? मैं हकलाई। कमाल हो गया, अब 70 की बजाय। अरे तो क्या कम हो गया? मैंने खुशी से चिल्लाकर पूछा कि 3 दिन शादी में मसरूफ रहने की वजह से वेट ना कर सकी थी। कम? वो दांत पीसते हुए खड़ा हो गया। अरे अब तो 70 की बजाय 72 हो चुका है। ये तुम्हें होता क्या जा रहा है? मैं मारे डर के चुप रही। अयाज ने मेरा सहमा हुआ चेहरा देखा तो नरम लहजे में बोला, खुद ही सोचो आयशा, इतनी कम उम्री और वेट 72 किलो। बाप रे, अगर इसी रफ्तार से वेट बढ़ता रहा तो फिर मैं क्या करूंगा? वो खासा परेशान नजर आने लगा था। देखो आयशा, अब बेहतर 72 पर कंट्रोल कर लो, तुम्हारी मेहरबानी होगी। और मैंने शर्माते हुए वादा कर लिया तो अयाज ने दोनों हाथों में मेरा चेहरा थाम लिया और देखने लगा। अभी थोड़ी देर ही गुजरी थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने घबराकर अयाज की तरफ देखा, मगर वो बड़े सुकून से मुझे देख रहा था। बाहर, मैंने कहना चाहा, मगर अयाज ने ये कहते हुए मुझे चुप करवा दिया। इस आखिरी मुलाकात में मैं तुम्हें जी भर कर देख लूं। फिर तो दस्तक फिर हुई और साथ ही नीली की आवाज आई, जनाब, मुलाकात का वक्त कब का खत्म हो चुका है और मैं पहरा देते देते थक चुकी हूँ। अब बस करें ये बातें। सिर्फ 15 दिन की ही तो बात है, फिर जी भरकर कीजिएगा बातें। उसकी बात सुनकर अयाज मुस्कुराकर मुझे देखने लगा। फिर दरवाजा खोला। नीली तीर की तरह अंदर आई और मुझे घूरने लगी। मैं उसको देखते ही खिलखिलाकर हंस पड़ी। एक पुरसुकून हंसी दिनों बाद मेरे होंठों पर आई थी। शर्म तो नहीं आती, सामने खड़ी होकर हंस रही हो, नीली ने डांट कर कहा।
और मैंने अपना मुंह बंद कर लिया। नीली मेरे करीब आई और कहने लगी, मेरे भाई का प्यार ना देख सकी और जलने लगी। मैं तो नहीं जलती जब तुम परवेज भाई से बात करती हो। बेवकूफ है ये, अय्याज ने मुस्कुरा कर कहा। अब बाहर आए जनाब, नीली ने कहा और मैं बाहर चली गई। अय्याज मेरे करीब आया, फिर मेरा हाथ पकड़कर बोला, ओके चलता हूँ, अब मुलाकात ठीक 15 दिन बाद दुल्हन के रूप में तुमसे होगी, लेकिन प्लीज वजन का ख्याल रखना। बाकी पढ़ाई का इंतजाम मैं खुद करवा लूंगा। शादी के बाद पता चलेगा जब सारा दिन अपने इन मेहंदी वाले हाथों में किताब पकड़े रहा करोगी, फिर मजा आएगा अपनी इन लापरवाहियों का तुम्हें। अय्याज भाई अब बस करें, नीली ने फिर दरवाजे से झांकते हुए कहा। बाहर सब तैयार हैं जाने के लिए और आप हैं के? अरे तो क्या तुम लोग जा रहे हो? मैंने चौंक कर पूछा। जी, हमें अपने भाई की शादी की तैयारी भी करनी है, नीली ने कहा। लेकिन तुम लोगों ने बारात तो देखे ही नहीं। अब मुझे अपनी ज्यादती याद करके अफसोस हुआ। अब इन सब को छोड़ो और बाहर आओ, सब के सब मामू तुम्हें बुला रहे हैं। फिर अय्याज तो कमरे में ही रहा जबकि मैं नीली के साथ बाहर चली आई। सब ने मुझे प्यार किया। परवेज भाई भी उनके जाने की वजह से चचा के घर से आए हुए थे और एक तरफ खड़े कदीर से बातें कर रहे थे। मैं भी उनके पास आकर खड़ी हो गई और कहा, कदीर भाई आप भी जा रहे हैं? हाँ भाई, लेकिन बहुत जल्द फिर आएंगे, उसने मुस्कुरा कर कहा। तो मैं वहां से हट गई। फिर अय्याज भी बाहर आ गया। वो सब अपनी गाड़ियों में बैठने लगे। 2 मामू कर्नल थे, वो अपनी जीपों में आए थे, अय्याज अपनी कार में, जबकि कमिश्नर मामू के पास अपनी गाड़ी थी। एक मामू शादी पर आए न थे, वो फौज की तरफ से ट्रेनिंग मुल्क से बाहर अपनी फैमिली के साथ गए हुए थे। वो सब हंसी खुशी मुस्कुराते हुए चले गए। गाड़ी चलाने से पहले अय्याज ने आखिरी नजर मुझ पर डालते हुए हाथ हिलाया तो मैं घबरा कर अंदर चली आई कि वहाँ सब ही तो खड़े थे, अब्बा, अम्मा, परवेज भाई और चचा वगैरह। अलबत्ता फिरोज भाई मुझे नजर न आए थे। फिर वो सब चले गए और मैं मुस्कुराती हुई अंदर चली आई। मेरे चेहरे पर अब हर वक्त कोसे कज़ा छाई रहती थी। पाँव रखती कहीं और पड़ता कहीं। अम्मा और बाबी दिन रात जहेज की तैयारी में कभी लाहौर जा रही थी, कभी कसूर। मैं अम्मा की एक ही बेटी थी और वो दुनिया भर की चीजें जहेज में मुझे देना चाहती थी कि बेटा तो ब्याह चुकी थी। वैसे बिस्तरों की अम्मा को फिक्र न थी। उन्होंने 25 खेस, दरियां और लिहाफ मेरे लिए बहुत पहले पूरे करके रख दिए थे। बाकी क्रॉकरी और कपड़ा जेवर अब खरीदे जा रहे थे। असरा दिन रात मुझे छेड़ती और कहती, चल कुछ अपनी पसंद से भी खरीद ले, मगर मैंने सब कुछ उनकी पसंद पर छोड़ दिया था। दरअसल आजकल मैं वजन कम करने के चक्कर में थी, मगर वो किसी तरह भी कम ना हो रहा था। अलबत्ता ये जरूर हुआ था कि अब बढ़ भी ना रहा था। वजह एक तो ये थी कि अम्मा को अब मैं भूल गई थी कि वो मेरी शादी की तैयारियों में मसरूफ थी। दूसरा, मैं घर का छोटा मोटा काम भी करने लगी थी, खासकर अपने कपड़े में खुद धोने लगी थी। और सच्ची बात तो ये थी कि कपड़े में वेट कम करने के लिए नहीं धोती थी, बल्कि हाथ साफ करने के लिए धोती थी। दरअसल परवेज भाई की शादी पर जो मेहंदी लगाई थी, मैं अपनी रस्में हिना पर पहले उसको साफ करना चाहती थी ताकि मेरी मेहंदी भी अच्छी तरह साफ लगे। किश्वर और नूरी मुझे कपड़े धोते देखकर खूब हंसती, मगर मुझे परवाह नहीं थी, बल्कि उनकी छेड़छाड़ से मैं खुश होती थी। फिर वो मुबारक दिन भी आ गया जिसकी रात को मेरी मेहंदी थी। मैं अपने कमरे से किसी काम के लिए निकली तो फिरोज भाई पर नजर पड़ गई। वो हाथ में रजिस्टर लिए अब्बा के पास खड़े जल्दी जल्दी कुछ लिख रहे थे। अब्बा परवेज भाई जान की आवाज पर बाहर गए तो फिरोज भाई ने नूरी को आवाज दी और ऐसे में अचानक उनकी नजर मुझ पर पड़ी तो मैंने जल्दी से सलाम किया कि वो बहुत दिनों बाद नजर आए थे, बल्कि परवेज भाई की शादी के बाद आज मैंने उनको पहली बार देखा था। कैसी हो आयशा? उन्होंने पूछा। बहुत अच्छी, मैंने मुस्कुरा कर कहा। उन्होंने चौंक कर मुझे देखा, फिर कहा, बहुत खुश नजर आ रही हो। और मैं जवाब देने की बजाय अंदर भाग कर आ गई कि मेरी शादी हो रही थी, खुश तो मुझे होना ही था। दोपहर तक मामू लोग भी आ गए मेहंदी की रस्म में शामिल होने के लिए। उन सब के साथ कदीर भी था, मगर मैं उससे न मिल सकी कि मेहंदी की रात वो आए थे और अगले रोज अली सुबह रवाना हो गए।
मेरी सहेली सुरैया ने मेरे हाथों और पाँव पर बड़े खूबसूरत डिजाइन की मेहंदी लगाई थी। नूरी ने देखा तो हंसकर पूछा, आज कपड़े नहीं धोएंगी आप? और मैं हंसने लगी, ये सोचकर कि अब तो ये मेहंदी अयाज को दिखाना है। कपड़े तो दूर की बात, मेरा तो अब मुंह हाथ धोने का प्रोग्राम भी नहीं था कि कहीं मेहंदी ना उतर जाए। अयाज की मेहंदी में अभी 2 दिन बाकी थे। यहाँ से सब जाने के लिए तैयारियां कर रहे थे कि अचानक दोपहर से कुछ पहले अब्बा और फयाज भाई बड़े घबराए हुए घर में दाखिल हुए और अम्मा को देखते ही अब्बा ने कहा, उठो जल्दी से और चलने की तैयारी करो। कहाँ? अम्मा ने हैरान होकर पूछा तो अब्बा जवाब देने की बजाय मेरी तरफ आए, जबकि फयाज भाई कह रहे थे, ताई अम्मा, खालिद मामू की तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई है, उन लोगों ने आदमी भेजा, इसलिए आप जल्दी करें। अरे मेरे भाई को क्या हुआ उसे? अम्मा जल्दी से उठी और आवाज देकर कहा, अरे अजरा, जल्दी से मेरी चादर लाओ और सुनो, घर का दरवाजा अच्छी तरह बंद करके सोना, बल्कि उधर से फेरोज को बुला लेना, परवेज तो हमारे साथ जाएगा। वो अब्बा से पूछने लगी, ये सब भी हमारे साथ जाएंगे? अब्बा ने, जो मेरे हाथ करीब खड़े थे, आहिस्ता से कहा, अरे क्या दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? आयशा को मेहंदी लग चुकी है, यूं घर से कदम निकालना बदशगुनी होगी, ये नहीं जाएगी। अम्मा ने गुस्से से जवाब दिया, देखो भाई, तुम्हारे ही भाई ने कहा है कि आयशा को जरूर साथ लाएं। अब्बा ने कहा। इतने में अजरा घबराई हुई बाहर आई, एक चादर अम्मा को दी और दूसरी मुझे। फिर किश्वर से कहा, घर का ख्याल रखना, हम लोग न जाने कब आए। जी अच्छा, किश्वर ने रोते हुए कहा। मैंने हैरान होकर किश्वर को देखा, पूछना चाहती थी कि वो रो क्यों रही है, मगर अजरा मेरा हाथ पकड़कर बाहर निकल आई। बाहर 2 गाड़ियां मौजूद थीं, एक में चचा चची और फराज बैठे थे, शायद वो भी हमारे साथ जा रहे थे, और दूसरी में सिर्फ फेरोज और परवेज भाई बैठे थे। अम्मा अब्बा फराज वाली गाड़ी में बैठ गए, मैं और अजरा फिरोज वाली गाड़ी में बैठे थे। जब मैंने गाड़ी में बैठ रही थी तो ड्राइविंग सीट पर बैठे फिरोज भाई ने पलट कर मुझे देखा और उनका चेहरा देखकर मुझे एहसास हुआ जैसे वो बहुत ज्यादा परेशान है। वो मुझे देखने आए तो मैं ये सोचकर शर्मा गई कि वो क्या सोच रहे होंगे कि मैं शादी से पहले ही वहां जा रही हूँ। आगे पीछे दोनों गाड़ियां चल पड़ी और मैं खिड़की से बाहर देखते हुए अयाज के बारे में सोचने लगी, और ये सोचकर मुझे हंसी आ गई कि हमारे यहाँ तो शादी से पहले दुल्हन को सास नंदे तक नहीं देखती, जबकि मुझे तो अयाज भी देखेगा और वजन का पूछेगा। फिर मैं जब बताऊंगी कि ना ही बड़ा है और ना ही कम हुआ है तो तब वो बहुत खुश होगा। मैं ये भूल ही गई थी कि हम वहाँ मामू के लिए जा रहे हैं। मुझे तो सिर्फ अयाज का ही ख्याल आ रहा था कि वो उन सब के साथ मुझे देखेगा तो कितना खुश होगा। अचानक गाड़ी रुकी तो मैं चौंक पड़ी। लाइलपुर आ गया, अजरा ने आहिस्ता से कहा, और मुझे हैरत हुई कि अयाज के ख्याल में गुम मुझे सफर कटने का एहसास ही ना हुआ था। मैं तो गाड़ी में अपने साथ बैठे अजरा, फिरोज और परवेज भाई को भी भूल चुकी थी। गाड़ी रुकते ही फिरोज भाई दरवाजा खोलकर बाहर निकल गए, जबकि परवेज भाई अपनी सीट पर ही बैठे रह गए। कुछ देर बाद ही फिरोज भाई वापस आए तो उनके हाथ में नान, कबाब और रोस्ट था। उन्होंने लिफाफा मुझे पकड़ाया और जब मैं अपने मेहंदी भरे हाथों से लिफाफा पकड़ रही थी तब फिरोज भाई ने बहुत गौर से मुझे मेरे हाथों को देखा और मैंने लिफाफा अजरा को पकड़ाकर हाथ चादर में छुपा लिया और मुस्कुरा दी। मगर फिरोज भाई यूं ही परेशानी से बोले, ये लो पानी की बोतल भी, चलो गरम गरम खा लो, ठंडा होकर कबाब अच्छा नहीं लगता। मेरा जी तो नहीं चाह रहा था, मगर मैंने 1 नान और 6 कबाब खाए, 1 पीस रोस्ट का भी खाया। अजरा ने कुछ भी ना खाया था। मैं खाने से फारग हुई तो उसने बाकी लपेट कर पीछे रख दिया। तुम नहीं खाओगी? मैंने पूछा। नहीं, मुझे भूख नहीं, तुमने सुबह से कुछ खाया नहीं था। वो असल में वजन कम कर रही हूँ ना, मैंने कहा। फिर अयाज का सोचने लगी और दिल धड़कने लगा कि अब थोड़ा ही फासला रह गया था। गाड़ी गांव के पास पहुंची तो हर तरफ पुलिस ही पुलिस थी। मैंने हैरान होकर पुलिस और दूसरे लोगों को देखा, फिर कहा, परवेज भाई, ये पुलिस क्यों जमा है यहाँ? मुझे क्या पता आयशा। परवेज भाई की आवाज भराई थी। मैंने हैरत से उनको देखा और फिर खिड़की से बाहर देखने लगी। अयाज के डेरे पर तो और भी बहुत ज्यादा पुलिस थी और उनमें कमिश्नर मामू भी थे। वो इस वक्त फुल वर्दी में थे और बहुत गुस्से में नजर आ रहे थे।
फिरोज भाई जरा गाड़ी रोककर मालूम तो करें यहाँ हुआ क्या है, मामू भी खड़े हैं। फिरोज ने कोई जवाब ना दिया। रश की वजह से वो गाड़ी बहुत आहिस्ता आहिस्ता चला रहे थे। मैंने खिड़की से सर निकालकर बाहर खड़े लोगों से पूछा, क्या हुआ है यहाँ? जवाब आने से पहले ही अजरा ने मुझे खींचकर अपने साथ लगा लिया। क्या बात है? मैंने हैरान होकर उसको देखा। तब तक गाड़ी घर के करीब पहुंच चुकी थी और घर से आने वाली आवाजों ने मुझे डरा दिया। सब लोग ही लगता था जैसे रो रहे हों। क्या मामू जान फोत हो गए? मैंने दुख से सोचा और आंसू मेरी आंखों से टिप टिप गिरने लगे और मैंने रोते हुए कहा, परवेज भाई लगता है मामू फोत हो गए। परवेज भाई ने कोई जवाब ना दिया। गाड़ी का दरवाजा खोलकर बाहर निकले तो मैं भी अजरा के साथ बाहर आ गई। फिरोज भाई ने गाड़ी को यूं ही छोड़ा और मेरा हाथ पकड़कर बोले, आओ अंदर चलें। मैंने हैरान होकर उनको देखा। उनकी आंखें भी गीली हो रही थी। फिर हम सब अंदर चले आए और अंदर तो कोहराम मचा हुआ था। बड़े सारे सहन में चारपाई पर मैयत पड़ी थी जिसका मुंह सफेद चादर से ढका हुआ था। मामी, मुसरत और नुसरत पागलों की तरह रो रही थी। उनके साथ बाकी सब भी रो रहे थे और उनमें मेरी अम्मा भी थी। वो हमसे पहले ही यहाँ पहुँच चुकी थी। मैं हैरान रह गई। अजरा की सारी बाबियाँ भी मौजूद थीं, जबकि वो हमारे साथ तो नहीं आई थी। मुझे देखते ही मामी और मुसरत उठी, फिर चीख चीख कर रोते हुए बैन करने लगी। आज की कहानी यहीं तक। आगे क्या हुआ इसके लिए इंतज़ार करिए हमारी आने वाली अगली वीडियो का। तब तक के लिए अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।